नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम जिले की विकास यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। आज हम कार्यक्रम में बलरामपुर जिले की विकास यात्रा पर डालेंगे एक नजर। बलरामपुर जिला राप्ती नदी के किनारे स्थित है। 1997 में इसका गठन हुआ था। ये जिला नेपाल से सटा हुआ है। इस जिले का इतिहास बड़ा प्रभावशाली रहा है। यहाँ के महाराजाओं ने इस जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन वक्त के साथ विकास की दौड़ में ये जिला पीछे छूटता चला गया। लेकिन यह जिला देवी पाटन मंडल में अंतर्गत आता है। इस जिले में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल यहाँ का देवी पाटन मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर के संरक्षक स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए यह जिला भी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में रहा है। पिछले 4.5 सालों में प्रदेश की योगी सरकार ने इस जिले के विकास के लिए कई अहम कार्य किए। पिछले कई दशकों में ये जिला बरसात के समय बाढ़ से ग्रसित रहता था और अन्य जिलों से इसका संपर्क टूट जाया करता था। लेकिन 4.5 सालों में हुए विकास कार्यों के कारण इस साल हुई बरसात में ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र में सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से सोहेलवा वन क्षेत्र और श्रावस्ती के नजदीक होने के कारण बौद्ध सर्किट के चलते यहाँ विशेष ध्यान दिया है। शासन ने विशेष तौर पर यहाँ कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे यहाँ की तस्वीर बदल रही है। इसी पर आधारित हमने एक विशेष रिपोर्ट को तैयार किया है। आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को अपने पैनलिस्टों के साथ आगे बढ़ाएंगे। पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल चलिए हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। उससे पहले किन्हीं कारणों से हम आपको ये अपनी रिपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आपका परिचय करा दें अपने पैनलिस्टों से। हमारे साथ चर्चा में रहेंगे पलटू राम जी हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और साथ में रहेंगे सिद्धार्थ कलहंस, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ के हैं और रहने वाले बलरामपुर के हैं, तो वहाँ की वस्तुस्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। साथ में रहेंगे राम कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दूरदर्शन समाचार के प्रतिनिधि भी हैं। सर, पलटू राम सर आपका और सिद्धार्थ सर आपका और राम कुमार आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा राज्य मंत्री पलटू राम के पास। सर, सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा कि अभी आप राज्य मंत्री भी बने हैं, विधायक रहे आप 4.5 सालों में, खासतौर पर बलरामपुर को किस तरह से देखते हैं इन 4.5 सालों में? अगर हम बलरामपुर के विकास यात्रा की बात करें तो क्या कुछ हासिल हुआ है? उत्तर प्रदेश के खाते में क्या कुछ चीजें आई हैं खासतौर पर? फिलहाल शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। चलेंगे राम कुमार के पास। राम कुमार, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि पिछले 4.5 सालों में जो विकास हुआ, विकास खासतौर पर बलरामपुर की बात करें, किस तरह से आप इसको देखते हैं? कितना विकास हुआ और किस तरह से चीजें आगे बढ़ी? अगर हम बात करें, जहां तक मैंने बलरामपुर के बारे में पढ़ा, ऐतिहासिक रूप से बड़ा समृद्ध रहा है। वहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बढ़िया काम किए हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख आज भी मिलता है। लखनऊ के हम बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करें, सीतापुर में नेत्र चिकित्सालय की बात करें, बलरामपुर में शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, तो एक समृद्धशाली इतिहास रहा। लेकिन फिर बीच में पिछले कई दशकों में देखें तो बलरामपुर कहीं ना कहीं पिछड़ा रहा। ऐसा क्यों? राम कुमार। राम कुमार मिश्र, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज हिमांशु जी आ नहीं रही है। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं यही समझना चाहूंगा आपसे, खासतौर पर पिछले 4.5 साल में अगर हम देखें तो बलरामपुर के खाते में खासतौर पर वो कौन सी परियोजनाएं आई जिनसे बलरामपुर आज विकास की राह में आगे बढ़ा है? जहां तक कि बलरामपुर की बात है हिमांशु जी, जी 4.5 साल में लगभग काफी विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो
चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। हम्म। हाँ राम कुमार, आप बोलते रहे, हमें आवाज सुनाई दे रही है। राम कुमार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद राम कुमार की आवाज़ हमें सही से सुनाई नहीं दे रही है। हम फिर से राम कुमार से संपर्क करेंगे, लेकिन आइए पहले चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश का जनपद बलरामपुर, जिसकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ता हुआ नजर आता है। इस जनपद की पहचान पहले प्रदेश के पिछड़े जनपदों में होती थी। 1997 में स्थापित हुए बलरामपुर जनपद में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंचने का काम किया जा रहा है। एक समय था जब जनपद में कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी। बीते 5 वर्षों में सरकार के द्वारा मार्ग निर्माण में बड़ा काम किया गया। मंडल मुख्यालय गोंडा से पहले आने जाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, लेकिन अब यह दूरी महज 40 मिनट में पूरी हो जाती है। देश में 51 शक्ति पीठों में से एक देवी पाटन पीठ यहाँ की पहचान है। पर्यटन क्षेत्र के रूप में जनपद को विकसित करने के लिए योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है। रोजगार के अवसर, पर्यटक नगरी विकसित होने के साथ ही यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बन गई हैं। जनपद में पहले मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ की बुनियादी जरूरतें थीं, जिसे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज बनाकर पूरा किया। पहले हमारे जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज आ जाने से अब दूर दराज के क्षेत्रों से भी आ रहे हैं सब लोग, सबका इलाज अच्छी तरीके से हो रहा है और इस मेडिकल कॉलेज के आने से सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। शासन प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं सब, और अब किसी को भी दूसरे जिले में जाके अपना इलाज नहीं कराना पड़ रहा है। इसके साथ ही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना ने यहाँ की महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई, तो उजाला सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने लोगों के जीवन में बड़ी सहूलियत पहुंचाई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है। महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़कर उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। धुआं लागल रहा और लड़कियन का खाना पानी टिफिन नहीं तैयार हो पा रहा। अब जब से मोदी सरकार गैस दी नहीं, तब से बहुत परेशानी दूर होगा। तमाम सुविधाएं मिलने के साथ अब यहाँ के लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीदें जागी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जिला जो विकास की दौड़ में पिछड़ा था, इन 5 सालों में उसमें निरंतर विकास देखा गया है, जिससे यहाँ के लोगों को आर्थिक, शैक्षिक व स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से काफी हद तक निजात मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो ये रही हमारी रिपोर्ट और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने मेहमानों के साथ। एक बार फिर मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ रहेंगे प्रदेश के राज्य मंत्री हैं पलटू राम जी, जो कि खुद बलरामपुर से विधायक भी हैं, और रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंसी, बलरामपुर से ही आते हैं, लखनऊ में हैं, और साथ में रहेंगे हमारे समाचार प्रतिनिधि राम कुमार मिश्रा जी। सबसे पहले मैं चलूंगा राज्य मंत्री पलटू राम जी के पास। पलटू राम जी, मैं हिमांशु सोनकर हूँ। खासतौर पर मैं समझना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि पिछले 4.5 सालों में जो विकास हुआ वो, और पिछले कई दशकों से मैंने देखा कि मैंने जहां तक इसके बारे में स्टडी की, पता चला कि ये जिला इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ से दूसरे जिलों से कटा नहीं। पिछले कई दशकों से मैं देखता आया हूं कि ये जिला खासतौर पर बाढ़ प्रभावित रहा है और विकास में कहीं ना कहीं ये पीछे पिछड़ता चला गया, जबकि इसका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। पलटू राम जी।
पलटू राम जी। हाँ जी, हाँ मुझे सुनाई, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। हाँ मुझे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ हाँ मंत्री जी आप बोलिए। जी जी, तो आप ना जो है वका दीजिए। मैंने ये पूछा कि पिछले 4.5 सालों में जो विकास की धारा है, जो विकास अभी तक हुआ, आप पिछले कई दशकों को देखें और इन 4.5 सालों का जो विकास हुआ है, जिससे विकास ये नजर आता है कि बलरामपुर कहीं ना कहीं विकास की तरफ बढ़ा है। कितना विकास हुआ है, मैं इन 4.5 सालों को ही समझना चाहूंगा सबसे पहले तो। पलटूराम जी अपना फोन आप ठीक कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें, बहुत ही क्लोजअप आ रहा है, थोड़ा सा दूर से आप उसको रखें। ठीक है, फिलहाल बढ़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलंस की ओर। सिद्धार्थ जी, आप बलरामपुर से आते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहां पे क्या स्थिति रही, जिस तरह से 1997 में जिले का गठन हुआ, उसके बाद से जिस तरह की चीजें रही। मैंने देखा है कि बाढ़ के समय में बड़ी बुरी स्थिति रही है, बाढ़ से हमेशा ये जिला दूसरे जिलों से कट जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब जिले में एक सामान्य स्थिति रही बरसात के समय। कैसे देखते हैं विकास को? मुझे मेरा ख्याल है कि शायद मंत्री का कनेक्शन अभी लग गया था, तो आपके सवालों का अगर जवाब वो देते, लेकिन चूंकि आपने मुझसे पहले सवाल कर दिया जी। पहले के सालों के मुकाबले अगर आप देखें और बलरामपुर की तरफ जब भी वहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं और जो वहाँ के हम लोग जो मूल निवासी हैं, और जब जाते हैं तो देखने पे एक काफी परिवर्तन बलरामपुर में देखने को मिल रहा है। सड़कों का जिस कदर जाल बिछा हुआ है, चेक डैम बाढ़ के से निवारण का जो उपाय वहां पर हुआ है, इनके चलते आमतौर पर हर बरसात में जिस विभीषिका को बलरामपुर जिला झेलता था, उससे इस बार आप देखें कि बहुत विकट बाढ़ की स्थितियों में भी बहुत न्यूनतम परेशानियों का बलरामपुर को सामना करना पड़ा। और सड़कों का जो जाल बिछा है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप बलरामपुर से लेकर सुदूर जंगल के इलाकों से होते हुए आप बहराइच की तरफ चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो छोटी सड़कें हैं, जो गांव की सड़कें हैं, संपर्क मार्ग हैं, संपर्क मार्गों का भी निर्माण हुआ है। और बहुत सारे जो आपने सही कहा कि बारिश के वजह से जो परेशानियां जब बाढ़ के दौरान झेलनी पड़ती थी जिले के लोगों को, उसकी वजह से कोई भी संपर्क मार्ग की पुलिया से लेके और जो भी छोटे पुल होते थे, आमतौर पर हर बारिश में वो क्षतिग्रस्त होते ही होते थे। इस बार ऐसी स्थिति जो है बलरामपुर शहर को देखने को नहीं मिली। तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि बलरामपुर में बिजली की समस्या एक बहुत विकट समस्या रही थी। हालांकि पिछले कई सालों, कुछ सालों से बिजली की आवाजाही का सिलसिला थमा है, लेकिन इधर आप देखें अगर 2 वर्षों में तो विद्युत की आपूर्ति कम से कम जिला मुख्यालयों पे जब भी मैं जाता हूँ स्वयं मैं देखता हूँ 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति हो रही है। और इससे एक सबसे बड़ी आसानी आज इस बार बच्चों को ये हुई, वो बच्चे जो कोरोना के चलते लंबे लॉकडाउन हुआ और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, उन बच्चों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और जो बाढ़ को लेकर जो इंतजाम किए गए जिले में, उसके चलते किसानों को भी बहुत लाभ पहुंचा है। पूरे जिले में हर साल ऐसा होता था कि या तो सूखा या बाढ़, ये 2 चीजें झेलनी पड़ती थी किसानों को। इस बार भी बाढ़ आई, लेकिन बाढ़ के चलते उस तरह की तबाही नहीं हुई जिस तरह की तबाही आम तौर पर इस जनपद को देखनी पड़ती थी। और यहाँ तो आलम यह था कि इस जिले में सितंबर में और कई बार अक्टूबर के महीने तक में जो है वो बाढ़ आती थी और उसकी वजह से सड़कों क्षतिग्रस्त होती थी और कई कई गांवों के संपर्क टूट जाते थे। लेकिन वैसी भयावहता जो है वो नहीं देखने में आई। इस दिशा में निसंदेह काम हुआ है। एलिवेटेड होकर कई सड़कें बनी हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। विशेष तौर पर वो सड़कें जो कि 10-10 वर्षों से उपेक्षित रहीं। बलरामपुर से गोंडा जाने का जो मार्ग था, जिसकी वजह से ये शहर और बल्कि पूरा जिला
वो राजधानी से लेके बाकी जगहों से उनका सुगम सरल संपर्क नहीं हो पाता था। वो मुझे जहां तक याद पड़ता है करीब 2 दशक के बाद इस बार मैंने देखा है कि वो सड़क पिछले कुछ 2-3 सालों से अच्छी तरह से काम कर रही है और शानदार सड़क बनी है। तो सड़कों की दिशा में बाढ़ के नियंत्रण की दिशा में चेक डैम, पुलिया, इनके निर्माण में, ग्रामीण संपर्क मार्गों के उसमें, विद्युतीकरण के संदर्भ में और बिजली के निर्बाध सप्लाई के संदर्भ में, इस संदर्भ में जनपद को दशकों की जो उसकी दुश्वारियां थी, उन दुश्वारियों से उसको निजात मिली है, वो मुक्ति मिली है। अच्छी बात ये भी हो गई है कि बलरामपुर जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, बलरामपुर शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको मंत्रिमंडल में मौका मिला है अपने इन शानदार कामों की वजह से। तो उम्मीद की जाती है कि बलरामपुर में और भी कुछ नई चीजें जो है वो आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि किसी भी जिले की विकास के लिए सबसे जरूरी है उसकी आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए, जिसको लेकर के सरकार ने काफी संजीदा दिखी है। चलेंगे अपने सहयोगी राम कुमार मिश्रा के पास। राम कुमार, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी राम कुमार, मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगा आपसे, मैंने ये देखा है कि जो मैंने जहां तक पढ़ा बलरामपुर जिले के बारे में, बलरामपुर का इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है। वहाँ के महाराजाओं ने खासतौर पर उस समय, मैं 1860 के 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, उस समय वहाँ बलरामपुर में हॉस्पिटल्स और शिक्षा को लेकर के वहाँ के महाराजाओं ने काफी बढ़िया काम किया था। जी क्या हुआ जो ये जिला उन सब चीजों छूट गया। खासतौर पर मैं श्रावस्ती और बलरामपुर से इस जिले की बात करूंगा आपसे, क्योंकि वहां पे श्रावस्ती भी सबसे पिछड़ा जिला रहा है उत्तर प्रदेश का, और कहीं ना कहीं उसका भी आंशिक दंश इसको भी झेलना पड़ा है क्योंकि उससे सटा हुआ है। तो काफी दिक्कतें रही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, काफी वहां पे दिक्कत रही, दिमागी बुखार और दूसरी बीमारियों को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसको लेकर क्या स्थिति बनी है अभी तक? खासतौर पे मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूंगा आपसे, कितना डेवलपमेंट हुआ है? राम कुमार, ईयरफोन आप राम कुमार अपना ईयरफोन निकाल लें। राम कुमार, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है हिमांशु जी आपकी आवाज। अब ईयरफोन आप मत लगाइएगा, मेरी ये गुजारिश है आपसे। मैं ये समझना चाहूंगा खासतौर पर स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें बलरामपुर में, वो कितनी उपलब्धियां अभी हासिल की गई? जाहिर सी बात है अभी मेडिकल कॉलेज एक शायद बलरामपुर जिले को मिला है। हिमांशु जी, जैसा हमारा जनपद है कि भारत नेपाल सीमावर्ती जनपद है, और हमारे नेपाल सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में आजादी के बाद अब तक बिजली जिन मजरों में नहीं पहुंची थी, वहां पे सौभाग्य योजना से बिजली पहुंची है। आज 70-75 सालों बाद जो है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बिजली मिली है, जो इस 7 साल की एक बड़ी उपलब्धि सरकार की कही जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण अपने आप में जिले के लिए बहुत ही बड़ा सौगात साबित हो रहा है, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से टेलीमेडिसिन के द्वारा भी संबद्ध कर दिया गया है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अभी तक इलाज के लिए जिनको गैर जनपद या सीधे प्रदेश मुख्यालय भागना पड़ता था, उनको उस स्तर की सुविधा बलरामपुर में मिलने लगी है। हिमांशु जी, इसे स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर देखें तो बेहतरी हुई है, इसको ये समझे, इस तरह से समझे। ठीक है सुहेल, राम कुमार, एक चीज और है, खासतौर पर पर्यटन के दृष्टि से अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर दूर आप श्रावस्ती है, बौद्ध परिपथ है, वहां पे एक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आने वाला एक सबसे मुख्य स्थान है बौद्ध का। ऐसे में खासतौर पर पर्यटन की दृष्टि से किस तरह का विकास हुआ है वहां पे, चूंकि जाहिर सी बात है बगल में बौद्ध परिपथ है और जो स्थल है उसको देखते हुए किस तरह की स्थितियां हैं वहां पे? हिमांशु जी, जनपद में अपार संभावनाएं हैं और विकास भी हुआ है। जैसा कि हमारा देश में प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में एक देवी पाटन शक्तिपीठ बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है, और सीधा वो बौद्ध सर्किट को भी जोड़ता है। तो वही, और उसी के थोड़ी दूरी पे हमारा सोहेलवा वन्यजीव विहार है, जहाँ पे काफी काम अब हो रहा है पर्यटन की दृष्टि से, और निसंदेह आने वाले कुछ समय बाद बलरामपुर में पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुशीनगर में एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया, उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से बलरामपुर को भी मिलेगा, क्योंकि श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर ये एक बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया है। तो इसके रोड के किनारे पड़ने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, उनके रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही युवाओं को भी पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का काफी मौका मिलेगा और मिलना शुरू भी हो गया है। लोग इसमें अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। मानसू, ठीक है, चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलेंस की ओर। सिद्धार्थ जी, खासतौर पर मैं देखूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बलरामपुर को शिक्षा के क्षेत्र के काशी के बाद माना जाता था। इसे लोग छोटी काशी भी कहते थे, लेकिन यही वही स्थिति है, इसमें भी बलरामपुर पिछड़ता चला गया। ऐसा क्यों हुआ खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में? जबकि हम वहाँ के महाराजाओं की अगर स्थिति देखें, उस समय उन्होंने लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल, सीतापुर में नेत्र चिकित्सालय और बलरामपुर जिले में शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिला ये इतना पीछे चला गया? देखिए, बलरामपुर को जिला बनने में भी मांग बहुत समय से उठ रही थी और सभी सुविधाएं बलरामपुर में और सभी चीजें यहाँ मौजूद थी, लेकिन बलरामपुर को जिला बनते बनते भी बहुत समय लगा। और जिला बनने के बाद आज से करीब 2.5 दशक पहले जब इसे जिला बनाया गया, उसके बाद से बलरामपुर में कुछ उपेक्षा का शिकार रहा। लेकिन इधर कुछ दिनों में बलरामपुर में, अब आप देखें, बलरामपुर में डिग्री कॉलेज जो है, स्नातक स्तर और परास्नातक की कक्षाओं का संचालन लंबे समय से हो रहा था, आजादी के पहले से हो रहा था, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ के तत्कालीन महाराजा की ओर से उसको शुरू किया गया था। इसके अलावा कई शैक्षणिक संस्थान बने थे, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि बलरामपुर में अब कुछ शिक्षा, लॉ की पढ़ाई से लेके बीएड से लेके सभी तरह की शिक्षा का वहाँ सुविधाएं हैं। और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद से, क्योंकि उसके साथ एलाइड बहुत सारे कोर्सेज भी शुरू होंगे, जाहिर सी बात है, शैक्षणिक संस्थानों के बनने के बाद वहाँ के युवाओं को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कई विकास के रास्ते भी खुलेंगे। सिद्धार्थ जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, हमारे पास समय का अभाव है। फिलहाल मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।